चलिए फिर से आप सभी का बहुत स्वागत। हमारा विशेष कार्यक्रम खास चर्चा देख रहे हैं। हमारी स्पेशल स्टोरी आज की इस बहस में और इस खास कार्यक्रम में बेहद महत्वपूर्ण और विस्फोटक डिबेट का यह मुद्दा है कि युद्ध और मानवता के बीच की ये खींचतान किस ओर जा रही है। आज का विषय सिर्फ दो देशों के बीच का संघर्ष नहीं है। आज की डिस्कशन दो देशों के बीच का स्ट्रगल नहीं है, बल्कि यह सवाल है कि राजनीति बनाम संवेदना। यह सवाल है कि क्या पुतिन का ईस्टर युद्ध विराम एक सच्चा मानवीय प्रयास है या फिर सिर्फ एक राजनीतिक शतरंज की चाल है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में ईस्टर के पावन अवसर पर युद्ध विराम की घोषणा की है कि वो एक तरह से हम युद्ध नहीं शांति चाहते हैं, उन्होंने साफ कहा है। पर क्या यह सचमुच शांति की ओर एक कदम है या फिर सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए एक चालाक मोहरा है। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि हमारे आसमान में ड्रोन उड़ रहे हैं और जमीन पर मौत है। यह कैसा युद्ध विराम है? क्या पुतिन वाकई मानवता की चिंता कर रहे हैं या ये एक और इमेज मेकओवर की कोशिश है? सवाल यह भी है। और वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में ईस्टर पर एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि हमें लगता है कि यूक्रेन हमारे उदाहरण का अनुसरण करेगा। युद्ध विराम शनिवार को मॉस्को समय अनुसार शाम 6 बजे से रविवार की मध्य रात्रि तक चलेगा। पुतिन की यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शुक्रवार को दिए गए बयान के बाद आई है, जिसमें कहा था कि यूक्रेन और रूस के बीच वार्ता चरम पर पहुंच रही है और हालांकि 3 साल में चल रहे युद्ध को समाप्त करने के उनके प्रयास में कोई पक्ष उनका साथ नहीं दे रहा है। पुतिन ने क्रेमलिन के एक बैठक में अपने सैन्य प्रमुख वालेरी से भी कहा कि मानवीय विचारों के आधार पर रूसी पक्ष ईस्टर पर युद्ध विराम की घोषणा करता है। मैं इस अवधि के लिए सभी सैन्य गतिविधियों को रोकने का आदेश देता हूं। साथ ही निर्देश दिया कि सैनिकों को युद्ध विराम के संभावित उल्लंघन, दुश्मन द्वारा उकसावे के किसी भी कार्रवाई को रोकने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस बीच रक्षा बात करें, रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा उनकी सेना ने यूक्रेनी सैनिकों को रूस के क्षेत्र में उनके बचे हुए अंतिम ठिकानों में से एक से खदेड़ दिया था। यानी पिछले साल उन्होंने अचानक घुसपैठी की थी। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने युद्ध विराम को पुतिन द्वारा मानव जीवन के साथ खेलने का एक प्रयास बताया है। यानी कई तरह से ये क्या है, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और विस्फोटक डिबेट का मुद्दा युद्ध और मानवता के बीच की खींचतान और सिर्फ दो देशों के बीच का ये संघर्ष नहीं है आज का विषय। साथ ही साथ अगर बातचीत की जाए तो सवाल यह है कि राजनीति बनाम संवेदना का यह सवाल, क्या पुतिन का ईस्टर युद्ध विराम एक सच्चा मानवीय प्रयास है या फिर सिर्फ एक राजनीति शतरंज की चाल है? सवाल 2-3 है। कई चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। विशेष कार्यक्रम है, बड़ी बहस है। बड़ी बहस में खास मेहमान जुड़ेंगे और सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे समझेंगे कि भाई फिलहाल क्या कुछ, चाहे रूस और यूक्रेन के युद्ध की बात करें, युद्ध विराम के ऊपर चर्चा करें, उसको लेकर भी। दूसरी तरफ टैरिफ वॉर ने एक तरफ दुनिया में हाहाकार मचाया। टैरिफ वॉर का क्या कुछ इंपैक्ट अभी तक दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर भी चर्चा करने की कोशिश कर लेंगे। तो ये बड़ा ही संवेदनशील विषय और विस्फोटक ये विषय है। युद्ध और मानवता के बीच की ये खींचतान किस ओर जा रही है, इसको लेकर भी बातचीत करेंगे। लगातार चूंकि अमेरिका ने ईरान से भी बात करने की कोशिश की थी, अमेरिका ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी बात की, लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप की जो कोशिश है, क्या ट्रंप का जो उनका स्टैंड है कि भाई युद्ध विराम, क्या सही मायनों में ग्लोबली युद्ध रुकेगा, क्या कुछ इंपैक्ट पड़ेगा? इसको लेकर भी लगातार अलग अलग चर्चाएं हैं, अलग अलग हलकों में अलग अलग बातें हैं, अलग अलग तर्क हैं, अलग अलग विचार विमर्श है। तमाम चीजों को लेकर विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। बड़ी बहस, बड़ा मुद्दा और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सीधे उनसे वार्तालाप करेंगे। और साथ ही साथ
विषय है और आज इस बेहद महत्वपूर्ण और विस्फोटक डिबेट का मुद्दा संवेदनशील है, युद्ध और मानवता के बीच के खींचतान। युद्ध और मानवता के बीच अब क्या कुछ स्टैंड, चाहे रूस की बात करें, यूक्रेन की बात करें, अमेरिका की भूमिका बड़ी खास बताई जा रही है, बड़ी खास अमेरिका की भूमिका समझी जा रही है। सवाल यह भी है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि हमारे आसमान में ड्रोन उड़ रहे हैं, जमीन पर मौत है, ये कैसा युद्ध विराम है। पुतिन तो कह रहे हैं भाई युद्ध विराम की आवश्यकता है, युद्ध विराम के ऊपर विचार विमर्श करना चाहिए। उन्होंने तर्क भी दिए, बात भी की, धरातल पर उतारने की कोशिश भी की, लेकिन फिर यूक्रेनी राष्ट्रपति को यह क्यों कहना पड़ा कि हमारे आसमान में ड्रोन उड़ रहे हैं और जमीन पर मौत है, ये कैसा युद्ध विराम है। यानी कई विषयों पर क्या पुतिन वाकई मानवता की चिंता कर रहे हैं या ये एक इमेज मेक ओवर की कोशिश है, कई सवाल है, समझेंगे। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा सर हमारे साथ जुड़ रहा है। इसके अलावा विश्वनाथ मिश्रा सर बतौर वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत खैर मकदम, आप सभी ने कीमती वक्त दिया। मैं सबसे पहले चाहता हूं वीएन झा सर, मैं आप ही के पास आ जाऊं, क्योंकि एक तरफ चूंकि यह ऐसा विषय है, चूंकि युद्ध और मानवता के बीच की खींचतान है और ये सिर्फ दो देशों के बीच का संघर्ष नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि राजनीति बनाम संवेदना। सवाल यह है कि क्या पुतिन का ईस्टर युद्ध विराम एक सच्चा मानवीय प्रयास है या फिर सिर्फ एक राजनीतिक चाल है। जरा रोशनी डालिएगा वीएन झा सर। यूसुफ, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं ब्रीफ में आपको बताता हूं कि ये जो युद्ध विराम ईस्टर के लिए क्या हुआ है, ये पहली बार नहीं है। अभी ऑफ कोर्स ईस्टर के लिए एक दिन के लिए उन्होंने युद्ध विराम किया हुआ है। इसके पहले भी जब जो पुतिन है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, ऑर्थोडॉक्स चर्च से उनका बहुत क्लोज नाता है और यूक्रेन में बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स चर्च हैं। तो पिछले साल भी कुछ अवसरों पे, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो ईस्टर हो, वो ऐसा घोषित कर चुके हैं। लेकिन ये कंडीशनल युद्ध विराम होता है कि अगर आपने अटैक नहीं किया तो हम आगे बढ़ के अटैक नहीं करेंगे। लेकिन इस समय में अगर मान लीजिए यूक्रेनी सेना रूस पे अटैक करती है तो फिर रूस चुपचाप नहीं बैठेगी, फिर ये युद्ध विराम का वहीं पे भंग हो जाएगा। तो ये एक तरह से उनका जो है, आप उसको जेस्चर कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, आज के दिन में हम लोग इसके ऊपर में ज्यादा ध्यान इसलिए दे रहे हैं कि अमेरिका काफी ट्राई कर रहा है कि युद्ध विराम हो। एक तरह से युद्ध विराम वहां पे लागू भी है, ये कैसा युद्ध विराम है भगवान जाने। एक तरह से वहां पे युद्ध विराम लागू है, कंडीशनल युद्ध विराम, कि वो लोग एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट्स पे, इंस्टॉलेशंस पे हमला नहीं करेंगे। लेकिन ये युद्ध विराम कोई युद्ध विराम नहीं है। फिर भी जो अभी पुतिन ने कहा वो ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बड़े ब्रीफली मैं आपको टाइमलाइंस लेके चलता हूं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आप याद कीजिए 20 फरवरी 2022 का वो दिन, जबकि पुतिन ने एक डिसीजन लिया था कि उन्होंने ये जो डोनबास एरिया है यूक्रेन का, इसको यूक्रेन को कहा था कि आप यूक्रेनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इस एरिया को स्वायत्तता दीजिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जी। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि जब 24 तारीख को, 23 और 24 फरवरी को जब यूक्रेनी सेना ने डोनबास के ऊपर में गोले बरसाने शुरू किए, तो फिर उसके बाद रशिया जो है वो ऑल आउट उसने वॉर वहां पे शुरू कर दिया। उन्होंने इन्वेजन किया। उन्होंने कहा था ये लिमिटेड मिलिट्री ऑपरेशन है। 7 दिन के अंदर रूसी सेना लगभग कीव के नजदीक पहुंच गई थी, लेकिन ये उनका रौंदने का इरादा नहीं था, वो रौंदने के हिसाब से नहीं किया था। उन्होंने एक इंडिकेटिव दिया था कि अगर हम चाहें तो कीव को हम 7 दिन में ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, बहुत सारे रिवर्सल्स हुए। हालांकि रूस ने अपना डोनबास, चाहे वो लुहांस्क ले लीजिए या डोनेट्स्क ले लीजिए, उसमें काफी आगे बढ़ गए। मारियोपोल वो ले लिया उन्होंने, मेट्रोपोल ले लिया। और आने वाले दिनों में, अगले 6, 7, 8 महीने में उन्होंने जो लुहांस्क, डोनेट्स्क, जापोरिजिया और खेरसन, इन चारों एरिया के ऊपर में एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ले लिया। इन चारों के गवर्नर को अपने यहाँ बुलाया, फिर एक अपना कॉन्स्टिट्यूशनल साइन किया कि ये चारों एरिया जो यूक्रेन के जो हैं अब वो रशिया के पार्ट है। अब बात वहां से आगे बढ़ती है कि उसके बाद जो भी हुआ वो हम सबों के सामने में है। लेकिन
युद्ध आज के दिन में वहीं पे रुका हुआ नहीं है। यूक्रेन ने भी बार बार कोशिश की है कि जो एरिया उन्होंने डोनबास में गंवाए थे उसको वापस लिया जाए। यहाँ तक कि एक वो समय था जबकि खेरसन में निप्रो नदी के जो उत्तर और पश्चिम में जो एरिया था खेरसन का, उसको खाली किया क्योंकि वहां पे काफी प्रेशर उनके ऊपर पड़ रहा था। और ये सब चीजें हुई। उसके बाद फिर यूक्रेन ने भी जो एक कर्स्क का एरिया है वहां पे इन्वेड किया, वहां पे भी उन्होंने जमीन ली। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि आप अगर हमारा एरिया ले सकते हैं तो हम भी आपका एरिया ले सकते हैं। और उन दिनों में ये निगोशिएशन की बातें चल रही थी, तो किसी न किसी तरह से यूक्रेन ने ये दिखाने की कोशिश की कि हम भी निगोशिएटिंग टेबल पे एक ऐसे स्थिति में होंगे जब हम निगोशिएट कर सकते हैं आपका कर्स्क एरिया लेके। लेकिन वो बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने लगभग 30,000 या 40,000 के आसपास में जो सेना उस कर्स्क में भेजा था, उसमें से मुश्किल से 1,500 वापस आए, बाकी सारे मारे गए। तो ये यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। अब आज के दिन में जब यूएसए ट्राई कर रही है कि आप पहले सीज फायर कीजिए, बंदूक की गोली चलनी शुरू हो, टेबल पर बैठिए, आप बातचीत कीजिए, क्या आप दे सकते हैं, क्या आप ले सकते हैं, वो बात की बात होगी। लेकिन ये आज के दिन में कहीं ना कहीं रूस भी अड़ा हुआ है कि हम इस तरह से नहीं बैठ सकते, जबकि यूक्रेन कमिटेड नहीं है। यूक्रेन ने भी, आपने देखा होगा जेलेंस्की को क्यों व्हाइट हाउस से वहां से वापस भेजा गया था। वो इसलिए भेजा था कि कहीं ना कहीं वो काफी एडमेंट थे कि हम इस वॉर को युद्ध नहीं करेंगे जब तक हमें रशिया का पूरा एरिया हम जीत नहीं लेते हैं जो हमने कैप्चर किया है, तब तक हम इसको बंद नहीं करेंगे। और वहां पे ट्रंप कह रहे हैं कि आप ये जीत नहीं सकते हैं, जितनी आपकी सैन्य शक्ति है आज के दिन में, उससे आप ये जीत नहीं सकते। पहले आप नेगोशिएटिंग टेबल पे आइए, आप युद्ध विराम कीजिए, वहां से आगे बढ़िए। तो वहीं पे जो एडमेंसी थी जेलेंस्की की, वो दिखाई दी। और इसीलिए ये जो युद्ध विराम है थोड़ा सा लेट हो गया। लास्ट के 30 सेकंड में मैं ये कहूंगा, ये युद्ध जो है आखिर ये रशिया और यूक्रेन के बीच नहीं है, ये रशिया और नेटो के बीच में शुरू हुआ था, जो आज के दिन में रशिया और यूरोपियन यूनियन उसके बीच में कहीं कहीं आके रुक गया है। आपने सुना होगा यूनाइटेड किंगडम ने अपने 10,000 सैनिक वहां पे भेजने के लिए एक कोशिश की थी कि वहां पे वो लोग पीस कीपिंग फोर्स जैसा वहां पे रहे। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर नेटो की सेना यूक्रेन की धरती पे आई तो तीसरी विश्व युद्ध जो है वो लगभग तय है, क्योंकि ये वही उसी कगार पे आके खड़ा हुआ है। और ट्रंप ने इसी की एक आवाज दी थी जेलेंस्की को कि आप थर्ड वर्ल्ड वॉर से आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये वहीं जाके खत्म होगा। तो देखिए, अब हम सराहना करते हैं कि ये युद्ध विराम चाहे एक तरफा ही सही है हुआ है। मैं चाहता हूं कि ये आगे के दिनों में और आगे विश्वनाथ मिश्रा सर, ये युद्ध विराम नहीं है, सिर्फ कैमरे का एक पोज है। और एक और बड़ा सवाल साफ तौर पर नजर आ रहा है, चूंकि यूक्रेनी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि भाई हमारे आसमान में ड्रोन उड़ रहे हैं और जमीन पर ये मौत है, तो ये कैसा युद्ध विराम है, इसको लेकर भी लगातार। तो अब ये क्या है, क्या ये सिर्फ राजनीतिक शतरंज की चाल दिखाई दे रही क्या? थैंक यू यासु। देखिए, जो 3 साल से हम लोग जो रूस वर्सेस नाटो का ये जो खेल देख रहे हैं, ये दरअसल रूस वर्सेस नाटो नहीं है। ये पश्चिमी देशों का एक ऐसा कॉकस है जो दोनों सभी देश उसमें अपने हित को साधने के लिए एक दूसरे को गिराने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका की पूर्ववर्ती सरकार ने इसको शुरू किया था रूस को गिराने के लिए, रूस को निपटाने के लिए, लेकिन सत्ता बदली। उसके बाद वहां ट्रंप आए। ट्रंप ने एक प्रयास किया जिसकी सराहना की जानी चाहिए। देखिए, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। वायलेंस कैन नॉट बी जस्टिफाइड ऑफ एनी टाइप, एट एनी सिचुएशन। वायलेंस को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। मानवता के विरुद्ध युद्ध है। एक अच्छी चीज, बहुत अच्छी चीज है। इसके लिए ट्रंप की प्रशंसा की जानी चाहिए। ट्रंप ने प्रयास किया और लगातार जेलेंस्की को जो सपोर्ट दे रहा था अमेरिका, उन्होंने जेलेंस्की को बताया कि इसमें आपका, जेलेंस्की तो एक उस दमूरे की तरह हो गए जो अपने पूरे देश को जिसने भट्टे में झोंक दिया, जलती हुई आग में पूरे देशवासियों को झोंक दिया। मतलब एक अच्छा खासा देश खाली केवल किस चीज के लिए, केवल नाटो का सदस्य बनना। नाटो कोई स्वर्ग का द्वार तो है नहीं। आपके पास अच्छी खासी इकोनॉमी है, अच्छे खासे लोग थे, सारी स्थितियां थी, लेकिन आप
कुछ निजी हित के को साधने के लिए जिसका आपको आश्वासन मिला, आपने पूरे देश को एक युद्ध की विभीषिका में झोंक दिया। उसके बाद अगर कोई देश, आप अगर रूस और जेलेंस्की के देश की तुलना की जाए यूक्रेन की, तो मुझे लगता है कहीं कोई तुलना नहीं है। आप युद्ध की नहीं कर सकते हैं, यू कैन नॉट बियर दैट। अगर पश्चिमी देश खड़े नहीं होते तो यूक्रेन का क्या हाल होता, आप सोचिए ना। कहीं स्टैंड नहीं कर सकता था। तो आप दूसरे की पैसाखियां लेकर अगर युद्ध लड़ने की कल्पना कर रहे हैं तो ये सिवाय मूर्खता के और कुछ नहीं हो सकता है। और 3 साल से आप अपने लोगों को मरवा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर रूस आगे आया तो आपको क्लैरिटी के साथ अमेरिका से बात करनी चाहिए कि हमारी भी ये शर्तें हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारा भी सम्मान रहे, हमारी भी चीजें रहें, और उसके लिए आपको जो पश्चिमी देशों का जो खेल है, नाटो का, कथित रूप से नाटो देशों का, उसको आपको उसका लालच छोड़ना होगा। आपको अपने लोगों का हित समझना होगा कि लोग मर रहे हैं, कई जनरेशन आपने बर्बाद कर दी हैं। इतिहास आपको इसके लिए बिल्कुल माफ नहीं करेगा। इतिहास जेलेंस्की को एक जमूरे के रूप में याद करेगा जिसने अपने पूरे देश का सर्वनाश कर दिया केवल दूसरे किसी के कहने पर। तो ये मुझे लगता है आज भी जेलेंस्की की, मैं इसको अपरिपक्वता कहिए, मूर्खता कहिए, जो कुछ भी कहिए, तो अदूरदर्शिता कहिए, मैं आज भी उसको मानता हूं। कोई भी अगर रूस उतना बड़ा देश होकर के अगर उसने 24 घंटे की, एक बड़ा अवसर है ईस्टर, बहुत सभी देशों में, पश्चिमी देशों में खासकर बहुत उसकी मान्यता है। अगर उस मौके पर उन्होंने 24 घंटे की ही सही अगर एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की तो मुझे लगता है उसको रेसिप्रोकेट करना चाहिए था और कहना चाहिए था। अगर कहीं उसके बाद भी उनकी, जैसे वो क्लेम कर रहे हैं कि वायलेशन हो रहा है, तो उसके वीडियोस लाइव आपको पुटअप करने चाहिए थे और अमेरिका को भी बताना चाहिए, बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी बताना चाहिए, रूस के को भी थ्रू सभी चैनल्स खुले हुए हैं, आपको बताना चाहिए कि इस तरीके से युद्ध विराम नहीं होता है, अगर आपकी बात सही है तो। लेकिन आपको टेबल पर आना पड़ेगा। आप इस तरह कहें कि नहीं साहब हम तो चीजों को अपनी शर्तों पर रखेंगे, रूस आए और हमारे चरणों में गिर के कहे साहब आप तो मालिक हैं। देखिए युद्ध मतलब ये तो बहुत छोटे स्तर पर चीजें नहीं होती, तो इंटरनेशनल पॉलिटी है भाई, और उसमें सारा खेल आपका शुरू किया हुआ है, दूसरे के बहकावे में शुरू किया हुआ है। मुझे लगता है कि बहुत कॉमन, फ्रॉम अ कॉमन मैन पॉइंट, जेलेंस्की हैज बीन अ बिग ब्लंडरर। उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है और वो एक ऐसी स्थिति में ले आए हैं अब विश्व को जहां से तीसरे विश्व युद्ध का दरवाजा खुलता नजर आ रहा है। हाँ, ठीक। ढेर सारे देश हैं जो अपने हितों को, पुराने, जैसे कहते हैं ना, पुराने अपने इश्यूज को साधने के लिए कहीं देश विश्व को तीसरे विश्व युद्ध की विभीषिका में झोंकने को तैयार खड़े नजर आ रहे हैं। उनको ही चिंता नहीं है कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, उनको लगता है लाओ हम भी अपना वो पुराना स्कोर सेटल कर सकते हैं, हम ये सेटल कर सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंटली उन देशों की इतनी सामर्थ्य नहीं या परिस्थितियां नहीं है, या देश में अपनी पॉलिटिकल जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें वो उसको बियर नहीं कर पाएंगे अगर वो डायरेक्टली उसमें इंटरवीन करते हैं। तो उनको एक अवसर लिख रहा है, अब आपदा में अवसर। तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना वीएन झा सर, युद्ध कोई सोल्यूशन नहीं है। इंसानियत का खून बहता है, इंसानियत शर्मसार होती है। अब ये शांति की उम्मीद दिख रही है या फिर महज दिखावा दिख रहा है, और इस सिचुएशन में पीस कितनी जरूरी है अगर बातचीत करते हैं तो वीएन झा साहब? देखिए, आपने अपने ओपनिंग सेंटेंस से कहा कि युद्ध कोई सॉल्यूशन नहीं कहा है और यही चीज आज से कितने साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि आज के किसी भी जो जहां पे मनांतर है उसका सॉल्यूशन वॉर हो नहीं सकता है। वॉर इज नो सॉल्यूशन, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कहीं पे भी जो वॉर चल रहा है खत्म हो तभी होगा जबकि जो वार्ता के डेस्क पे बैठ के दोनों बात करेंगे, तभी वो खत्म होगी। युद्ध अपने आप में कभी खत्म नहीं होता है। तो हमारी हिस्ट्री, पूरे विश्व की हिस्ट्री यही बता रही है आपको। और जैसे भी मिश्रा जी ने बताया, ये तो बिल्कुल अपरिपक्वता थी जेलेंस्की की कि उन्होंने अपने आप को, अपने देश को, अपने जनता को, अपने औरतों को, अपने बच्चों को इस युद्ध में झोंक दिया। उसका परिणाम क्या हुआ? आज के दिन में यूक्रेन के लगभग 40% जो औरतें हैं वो विदेशों में, विदेश की धरती के शरणार्थी कैंप में एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। वहां के बच्चों की, ये इस पीढ़ी के बच्चों
की, उनकी बचपन छिन गई है, जो उनको एजुकेशन मिलना चाहिए था, स्कूल मिलना चाहिए था, अपने माता पिता का संग मिलना चाहिए था, वो खत्म हो गया। यूक्रेन के धरती का लगभग 40% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ध्वस्त हो गया है। वहां पे बहुत सारे ऐसे शहर हैं जैसे खार्किव, सुमी और डोनबास के पूरे एरिया का ये तो पूरा ध्वस्त हो चुका है लगभग। ये कौन बनाएगा? वहां की जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं, एनर्जी स्ट्रक्चर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, वो सारे ध्वस्त हो गए हैं। तो मिला जुला के ये देखिए कि जेलेंस्की ने अपना यूक्रेन को खत्म कर दिया है और यहीं पे नहीं रुका है। अब वो अमेरिका के साथ में वो रेयर एलिमेंट्स, रेयर मिनरल का वो डील साइन करने जा रहा है, जिसमें कि आने वाले दिनों में अमेरिका ने जो अपने 350 या 400 बिलियन डॉलर यहाँ के युद्ध में लगाए हैं, वो यूक्रेन के रेयर मिनरल से, रेयर अर्थ मिनरल से उससे वसूल करेगा। तो जो अमेरिका कर रहा है वही चीज आने वाले दिनों में यूरोपियन यूनियन में करेगा, क्योंकि वो भी अभी 34 बिलियन डॉलर का उन्होंने सहायता देने की कोशिश की। तो आने वाले सालों में, दशकों में यूक्रेन जो है वो धूता रहेगा, उसका शोषण होता रहेगा। यही अमेरिका करेंगे, यही नेटो के देश करेंगे, यही यूरोपियन यूनियन करेंगे। मतलब जेलेंस्की ने अपना आज और अपना कल दोनों तबाह कर दिया है। उसने अपनी पिछली पीढ़ी गंवा दी है, उसने अपनी अभी की पीढ़ी का जो सारे आनंद थे वो खत्म कर दिया हुआ है, और आने वाली पीढ़ी को भी दरिद्रता देके जा रहा है। हाँ। उसने अपने धरती को आज के दिन में गुलाम बना दिया है। उसके 25% आज के दिन में जो यूक्रेन का एरिया था, चाहे वो डोनबास हो, चाहे ज़ेपोरिजिया हो, मेरियोपोल हो, खेरसन हो, क्राइमिया तो पहले चला गया था, ये सारी चीजें उन्होंने गवा दी है। तो मिला जुला के जेलेंस्की ने यूक्रेन को तबाह कर दिया है। हिस्ट्री उसको कभी माफ नहीं करेगा, और उसकी अपनी ही जनता आने वाले दिनों में उसको माफ नहीं करेगी, क्योंकि जिस दिन ये इलेक्शन होगा या फिर इलेक्शन से पहले ही जेलेंस्की का जाना तय है। लेकिन जेलेंस्की को अभी भी ये ज्ञान नहीं आया है कि कम से कम वो अपने जनता के लिए सही कुछ तो ऐसा करे कि उसकी जो आज की पीढ़ी है उसको कम से कम बेसिक जो नेसेसिटी उसकी है वो पूरा हो। वो नहीं कर पा रहा है, उसके समझ में नहीं आ रहा है आज के दिन में। हालांकि उसके हाथ में बहुत कम चीजें हैं। अब जैसे मिश्रा जी ने कहा, अब ये उसकी भलमानसता होगी कि जो एक लिमिटेड उसको युद्ध विराम दिया गया आज के लिए, वो भी एक दिन के लिए आगे बढ़ाए, अपनी भलमानसता दिखाए, जिससे कि यूक्रेन के लोग बचे। क्योंकि जितनी मिसाइलें यूक्रेन पे गिरती है, कोई न कोई तबाह होता है, कुछ न कुछ स्ट्रक्चर तबाह होते हैं। तो ये चीज उसको करना पड़ेगा। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान इस युद्ध को रोको, क्योंकि इसमें मानवता का बहुत बड़ा हनन हुआ है। जितने बॉम्ब गिराए गए हैं, जितने मिसाइल्स गिराए गए हैं, जितने आर्टिलरी गिराए गए हैं, ये तो ध्वस्त कर देगा ना उस देश को। वो देश किसी भी लायक नहीं रह जाएगा। और आने वाले दिनों में जो अपनी गुलामी वो साइन कर रहा है रेयर अर्थ मिनरल को लेके, चाहे वो यूएसए के साथ में, आने वाले दिनों में यूरोपियन यूनियन के साथ में करेगा, अपने देश को तबाह कर देगा। हाँ। तो विश्वनाथ मिश्रा सर, आखिर पीस स्थापित कैसे हो? सवाल यह है कि अमेरिका कूटनीतिक नीतियों से सबको जोड़ने की कोशिश भी कर रहा है, शांति स्थापित करने की कोशिश भी कर रहा है। दूसरी तरफ से एक गुट ये कह रहा है कि भाई एक तरह से ये आर्थिक तौर पर आक्रमण करने की भी कोशिश है। तो ऐसे में संभला कैसे जा सकता है, और देशों की क्या कुछ भूमिका इसमें रह सकती है, अमेरिका के खास तौर से? विश्वनाथ मिश्रा साहब। जब हम लोग इंटरनेशनल पॉलिटी में जब दो देशों के बीच के रिश्तों की बात करते हैं, तो एक फॉर्मूला काम करता है कि नो नेशन इज अ परमानेंट फ्रेंड ऑफ द अदर, इट इज देयर म्यूचुअल इंटरेस्ट दैट बाइंड्स देम टुगेदर। उनके जो निजी हित है वो उनको एक दूसरे से जोड़कर रखते हैं। शायद जेलेंस्की इस बेसिक चीज को नहीं समझ पाए, या यूं कहे कि मुझे लगता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का उन्हें एबीसीडी नहीं पता है। जब उन्हें ईयू की, छोड़िए ईयू तो बाद में आया, जब उन्हें अमेरिका, तत्कालीन अमेरिकी सरकार का आश्वासन मिला युद्ध करने के लिए, तो उन्हें यह बात समझ नहीं आई कि अमेरिका किस लिए उनकी मदद करने को तैयार है। इससे उनका कौन सा हित सधेगा और अमेरिका क्या साधना चाहता है। जिस व्यक्ति को यह नहीं पता कि हमारा क्या दांव पर लगेगा, हमारे कितने लाखों लोगों की, लाखों बच्चों की, लाखों मर्दों की, औरतों की जानें, और इतना पूरा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे देश की इकोनॉमी हम सब ध्वस्त करेंगे, इससे हमको क्या मिलेगा और दूसरे देश को क्या मिलेगा।
दूसरा देश जो पैसा लगाता है, देखिए वो पैसा किसी न किसी कारण से लगाता है। किसी देश को कुछ नहीं पड़ा है कि जेलेंस्की को हम फ्री में चीजें, अगर वो बम बना रहा है, वो ढेर सारे वार इक्विपमेंट्स जो बना रहा है, वो फ्री में क्यों देगा? भाई आप मुझे बताइए, जेलेंस्की को वो फ्री में क्यों देगा? आज आपको मदद के रूप में या आश्वासन पर या कुछ एग्रीमेंट पर देगा, लेकिन आने वाले समय में उसको वसूलेगा। जेलेंस्की को ये बेसिक चीज समझ नहीं है। जेलेंस्की उस छोटे से बच्चे की तरह है। इसको मुझे लगता है या तो उसका कोई बड़ा हित है, निजी हित है, या किसी निजी हित में दबाव में है। आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। तो अगर अमेरिका उससे उन रेयर मिनरल्स की का एग्रीमेंट कर रहा है, तो मैं उसको कहीं गलत नहीं मानता हूं। भाई क्यों वो भाई वो आपके वार एक्सपेंसेस को अमेरिका क्यों वहन करेगा? या कोई अमेरिकी आपके यूक्रेन के वार एक्सपेंस को क्यों वहन करे? या यूरोपियन यूनियन के किसी अन्य देश का कोई नागरिक जेलेंस्की की किसी मूर्खता के एक्सपेंसेस को क्यों वहन करे? मैं तो ये कहता हूं कि जेलेंस्की की अपने देश के लोगों को खड़ा होना चाहिए और पूछना चाहिए, भाई तुम्हारी मूर्खता को हम क्यों झेलें? एग्जैक्टली, बिल्कुल। वेंझा सर, लास्ट कमेंट चाह रहा आपका। बिल्कुल, देखिए इस युद्ध को खत्म होना चाहिए। मैं अमेरिका के ट्रंप को मैं सराहना करता हूं कि उन्होंने कम से कम ये स्टेप लिया हुआ है, और कहीं न कहीं अब वो काया रूप दिखा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से जो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उन्होंने कल बयान दिया हुआ है कि वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, इन केस इफ जेलेंस्की डजंट हीड वी विल लीव इट देयर। और लीव इट देयर का मतलब ये हुआ कि आज के दिन में यूक्रेन की अपनी मिलिट्री जो है लगभग तबाह है। जिस दिन रूस चाहेगा जहां पे कब्जा करना, वो रूस कब्जा करेगा, और रूस आगे बढ़ता जाएगा। कम से कम निप्रो नदी जो है वहां तक लेके वो यूक्रेन को जो है वो डिवाइड कर देगा दो में। तो ये चीजें यूक्रेन को ही तबाही झेलनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं हाँ कंप्लीट कर लीजिए। इसलिए मैं यही प्रार्थना करता हूं भगवान से कि भगवान जेलेंस्की को थोड़ी सी मति दो कि वो अपने जनता के हित के लिए युद्ध विराम वो करे, और उसके बाद बातचीत के टेबल पे जितना आप ले सकते हो लो, जो आप ले सकते हो, जहां तक आप कर सकते हो करो, लेकिन इस युद्ध को खत्म करो जिससे आपका रोज का नुकसान हो रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मानवता के चाहने वाले तो यही उम्मीद और यही प्रार्थना दुआएं कर रहे हैं। खैर, आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया। आप दोनों खास मेहमानों ने इस खास कार्यक्रम में शिरकत की और अपना बहुमूल्य समय दिया, बहुत शुक्रिया। तो सवाल बहुत सारे हैं। सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक शतरंज की चाल है, या कौन शांति चाहता है और कौन युद्ध विराम चाहता है, या कौन युद्ध चाहता है? सवाल बहुत सारे। जवाब के लिए लगातार देखते रहिए TV 100, लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।